हाँ भी साथियों, आदर्श परिवार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों, विद्युत रसायन वाला चैप्टर हमने, रासायनिक बलगतिकी वाला हमने पूरा किया है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। कल मैंने पूरा किया था इस चैप्टर को। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, यदि जैसे केमिकल काइनेटिक्स में और में, तो आप स्कूल में आकर के हमसे जानकारी ले सकते हैं। चाहे आप इस स्कूल में पढ़ो, चाहे आप दूसरे स्कूल में पढ़ो। 9 बजे से 1 बजे तक आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, आप स्कूल में आएँ। स्कूल में सभी स्टाफ मौजूद रहता है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हम उसका समाधान निश्चित रूप से करेंगे। आज चैप्टर का नाम लिखिए आप लोग। ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। ये पार्ट फर्स्ट के रूप में आपके पास आएगा। कई पार्ट बनेंगे इसके। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं पूरे नोट्स क्वेश्चनों के रूप में करवाता हूँ, ताकि ये हो सके कि क्वेश्चन कैसे आएगा इसकी कुछ जानकारी आप लोगों को मिल सके। चैप्टर का नाम नोट करो आप लोग, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और चैप्टर का पहला क्वेश्चन लिखो। विद्युत रसायन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो चैप्टर के नाम का परिचय होना चाहिए भी। चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर का संबंध किस बात से है, इस चीज़ की जानकारी मिलनी चाहिए सबसे पहले। विद्युत रसायन किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग लिखो और समझो। यहाँ 2 नाम है, विद्युत और रसायन। तो 2 प्रकार की ऊर्जा बनेगी। एक विद्युत ऊर्जा और रसायन से बनेगी रासायनिक ऊर्जा। हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें एक उपकरण काम में लेना होता है जिसका नाम होता है सेल। सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकती है। और इन ऊर्जाओं के रूपांतरण का अध्ययन करना विद्युत रसायन कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के अध्ययन को ही विद्युत रसायन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, आप लोग साथ साथ नोट करें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन कहलाता है। तो ऐसी परिभाषा आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मतलब ये पूरा चैप्टर विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमेगा। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे बस हम। ये है विद्युत रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 लगाकर, सेल किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? सेल किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? हेडिंग डालो सेल। मैंने आप लोगों को अभी बताया सेल के बारे में। क्या बताया था? कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा को आपस में रूपांतरित करता है, सेल कहलाता है। तो वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करती है, सेल कहलाती है। मतलब सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को आपस में रूपांतरित करती है, इन्हें बदलती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विद्युत रासायनिक सेल और नंबर 2, विद्युत अपघटनी सेल। सेल 2 प्रकार के हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। मैं इन सेलों का परिचय करवा देता हूं आप लोगों को। पहला है विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। मैं यहाँ एक छोटा सा शॉर्ट में समझाऊंगा, आप इसकी थ्योरी खुद लिख लेंगे समझने के बाद। पहले पूरा आप समझो इसे, आराम से सामने देखते हुए समझें इस पॉइंट को, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पहली बात, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, आपको यहाँ से चलना है।
वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। उल्टा चलना है सेल से, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। यानी यह सेल क्या काम करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पहली बात तो विद्युत अपघटनी सेल क्या हो जाएगा? यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। बात समझ में आई कि नहीं है आपकी? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा विद्युत अपघटनी सेल। एक नंबर बात। दो नंबर बात, ये सेल जो होते हैं इनके लिए डेल जी का मान नेगेटिव आता है। ये स्वतः प्रक्रम होता है और ये स्वतः ऐसा होता है प्रक्रम हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कभी, लेकिन एक बार ध्यान रखेंगे, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण स्वतः प्रक्रम होता है और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण असवतः प्रक्रम होता है। यानी इन सेलों के लिए डेल जी पॉजिटिव आता है, इन सेलों के लिए डेल जी नेगेटिव आता है। अब हमें एक सूत्र याद रखना है, अलोन। हालांकि अलोन की स्पेलिंग गलत लिखूंगा मैं, ALONE होता है अलोन। इससे पहले एक बात और बता देता हूँ आपको। इस सेल में, कौन से में? विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्र काम में लिए जाते हैं, अलग अलग दो पात्र। एक पात्र में एनोड होगा, एनोड पात्र अलग होगा और कैथोड पात्र अलग होगा। अलग अलग कंटेनर होंगे, अलग अलग पात्र होंगे, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में एक ही पात्र काम में लिया जाएगा। उसी पात्र में एनोड होगा, उसी पात्र में कैथोड होगा। ऐसे ये विद्युत अपघटनी सेल है। इस सेल में हमने एक ही पात्र लिया है, इसी पात्र में एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। ये मान लीजिए आपने वोल्टमीटर बैटरी जो भी जोड़ा आपने, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपको दो अलग अलग पात्र काम में लेने हैं। एक पात्र एनोड का काम करेगा और दूसरा पात्र कैथोड का काम करेगा। ऐसी आप बात याद रखेंगे। अब देखो आप, अब एक फॉर्मूला सा ध्यान में रखना है, ALON। अब जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसका एनोड लेफ्ट हैंड साइड में लगाया जाएगा, क्योंकि दो पात्र है, एक एनोड वाला पात्र और एक कैथोड वाला पात्र है। जो पात्र एनोड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और कैथोड वाला राइट हैंड साइड में आएगा। एलोन फॉर्मूले से याद रह जाएगा ये। एनोड पर O का मतलब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होगा और N का मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा, ध्यान रखेंगे, ये बात आप याद रखेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। आपके पास दो पात्र हैं, एक पात्र आपके पास एनोड का होगा, एक पात्र आपके पास कैथोड का होगा। जो एनोड वाला पात्र होगा, ए का मतलब एनोड, ये लेफ्ट हैंड साइड में लगाया जाएगा। O का मतलब इस पर ऑक्सीडेशन होगा, N का मतलब इसका नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एनोड और कैथोड का कोई दिशा नहीं होगी, लेकिन यहाँ एनोड पर अपचयन होगा और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा एनोड।
याद रखेंगे ऐसी बातों को, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको ट्रिक बता दी। नंबर 5 बात याद रखेंगे आप, एनोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे एनोड विभव कहेंगे हम लोग। कैथोड पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे कैथोड विभव कहेंगे। विभव यानी पोटेंशियल, वोल्टेज। एनोड विभव का मान कम होता है किसमें? विद्युत रासायनिक सेल में। और कैथोड विभव का मान ज़्यादा होता है। विद्युत रासायनिक सेलों में एनोड विभव का मान कम होता है और कैथोड विभव का मान ज़्यादा होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड विभव का मान ज़्यादा होता है और कैथोड विभव का मान कम होता है। देखो डिफरेंस भी आ सकते हैं प्रश्न। मैंने आपको सारी जानकारी देते हुए ये बताया है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। विद्युत रासायनिक सेल, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल इससे ठीक उल्टा हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में ऑटोमेटिक बदलती है, ये स्वतः प्रक्रम है। लेकिन विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में अपने आप नहीं बदलती, ये अस्वतः प्रक्रम होता है। स्वतः प्रक्रम जितने भी हैं उनके डेल जी का मान नेगेटिव आता है। असवतः प्रक्रम जितने भी हैं उनके डेल जी का मान पॉजिटिव आता है। आप बोल सकते हैं विद्युत रासायनिक सेलों के लिए डेल जी का मान नेगेटिव होता है, विद्युत अपघटनी सेलों के लिए डेल जी का मान पॉजिटिव होता है। विद्युत रासायनिक सेल में 2 कंटेनर या 2 पात्र काम में लिए जाएंगे। एनोड का पात्र अलग होगा, कैथोड का पात्र अलग होगा। विद्युत अपघटनी सेलों में हम एक ही पात्र काम में लेते हैं, उसी में एनोड होता है, उसी में कैथोड होता है, उसी में सॉल्यूशन भरा जाता है। एनोड लेफ्ट हैंड साइड में लगाया जाएगा विद्युत रासायनिक सेलों में। इस पर सदैव ऑक्सीडेशन होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि विद्युत अपघटनी सेलों में एनोड पर अपचयन होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। विद्युत रासायनिक सेलों में एनोड विभव कम होगा, जबकि विद्युत अपघटनी सेलों में एनोड विभव का मान ज़्यादा होगा। ऐसी बातों को आप लोग नोट करें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी काम आपको करना है। लेकिन ये समझ में शायद आ गया आप लोगों के। अब आगे क्वेश्चन लिखो आप। एक विद्युत रासायनिक सेल है, बहुत अच्छा, डेनियल सेल। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या इस चैप्टर में? इस चैप्टर में अभी तक आप लोगों ने विद्युत रसायन की परिभाषा पढ़ी है। विद्युत रसायन में काम आएगी युक्ति सेल। सेल की परिभाषा पढ़ी है आप लोगों ने, सेल की डेफिनेशंस पढ़ी है, इनका थोड़ा बहुत परिचय पढ़ा आप लोगों ने। और अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल सेल। डेनियल सेल की बनावट व कार्य विधि का वर्णन करो। कई बातें आप लोगों को यहाँ याद रखनी है। डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। प्रश्न एक बार परीक्षा में ऐसे भी आया था कि किसी एक विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण दीजिए। एक बार आया 1 नंबर का। विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है डेनियल सेल। डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। अब आप इसकी बनावट देखेंगे। बनावट का मैं केवल डायग्राम समझाऊंगा आपको, केवल डायग्राम, वर्णन नहीं समझाऊंगा। वर्णन तो आप खुद कर देंगे चित्र समझ में आने के बाद। आप लोगों को पता है कि विद्युत रासायनिक सेलों में हम 2 पात्र काम में लेते हैं,
तो यहाँ पर भी दो पात्र काम में लेंगे। एक पात्र लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया हमने और दूसरा पात्र हम राइट हैंड साइड में लगा रहे हैं। दो अलग अलग पात्र लिए हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पात्र है, ये हमने इसमें एक छड़ डाली है जो एनोड का काम करेगी। राइट हैंड साइड वाले पात्र में हम एक छड़ और डाल रहे हैं जो कैथोड का काम करेगी। जो ये जो छड़ है ये जिंक की छड़ है। डेनियल सेल में जिंक की छड़ काम में लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो एनोड का काम करती है। और ये यहाँ पर कॉपर की छड़ है, Cu यानी कॉपर, C से कॉपर, C से कैथोड, जो कैथोड का काम करेगी। अब जिंक जिस छड़ में डाला हुआ है उस पात्र में हम जिंक सल्फेट का जलीय विलयन भरते हैं। ये जो विलयन भरा है हमने, ये जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 का जलीय विलयन लिया है। दूसरी ओर ये कॉपर की छड़ है। यहाँ कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा गया है। ये CuSO4 का जलीय विलयन है। हमने दो पात्र लिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले पात्र में जिंक की छड़ डाली है, राइट हैंड साइड वाले पात्र में कॉपर की छड़ डाली है। जिंक की छड़ एनोड का काम करती है तथा कॉपर की छड़ कैथोड का काम करती है। जिंक वाले पात्र में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन भरा है और कॉपर वाले पात्र में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा गया है। दोनों छड़ों को एक तार से जोड़ देते हैं हम लोग और वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर काम में लेंगे। अब दोनों छड़ जुड़ गई, लेकिन दोनों विलयन नहीं जुड़े। इन विलयनों को जोड़ने के लिए लवण सेतु नाम की एक युक्ति काम में लेते हैं। लवण सेतु, लवण सेतु के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ये लवण सेतु है, साल्ट ब्रिज इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसकी कहानी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको ये डेनियल सेल का डायग्राम ध्यान में रखना है। पहले तो डेनियल सेल में जिंक की छड़ एनोड का काम करती है, कॉपर की छड़ कैथोड का काम करती है। इधर जिंक सल्फेट भरा है विलयन में, इधर कॉपर सल्फेट भरा है। दोनों छड़ों को हमने तार से जोड़ा है, बीच में एक लवण सेतु लगाया है। लवण सेतु क्या है, मैं इस जगह एक डायग्राम से बता देता हूँ आपको। लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। लवण सेतु कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। एक यू आकार की एक नली ली आप लोगों ने, यू नली बोलते हैं इसको। ऐसे यू नली। इस नली में हमने सांद्र KCl या सांद्र KNO3 का विलयन भरा है। ये जो नली है इसमें भरा हुआ है
सांद्र KCl या सांद्र KNO3 भी बढ़ सकते हैं हम लोग। मतलब क्या है इसका, बहुत ही गाढ़ा KCl है या KNO3 है। इस न्यूड नली को ऊपर से रुई की डाट लगाई गई है। रुई, ये तो थी यू नली, यूट्यूब, और ये है यहाँ पर रुई की डाट। ये लवण सेतु बन गया। अब इस लवण सेतु को हमने यहाँ से उल्टा करके इस पर रखा है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। अब आप ये डायग्राम एक बार या दो बार बना के देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी बात। फिर भी यदि कोई परेशानी हो तो आप स्कूल में आ सकते हैं 9 से 1 के बीच। जब चाहो तब आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। बनाइए इस डायग्राम को। अब या वीडियो पॉज करके बना सकते हैं आप लोग। अब आती है इसकी कार्य प्रणाली। इसको ध्यान से देखना है कार्य प्रणाली को, और इसकी थ्योरी भी थोड़ी बहुत आप लोगों को लिखनी है। थोड़ा सा देखो आप पहले यहाँ पर जो जिंक है, जिंक की छड़ इलेक्ट्रॉन देती है। जिंक से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इधर, इलेक्ट्रॉन्स यानी एनोड से कैथोड की ओर। कारण एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे। आप लोगों को ये शायद पता होगा कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा और धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं और धारा कैथोड से एनोड की ओर आती है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्या पूरी कहानी होगी, आप लोग देखो। कार्य प्रणाली, यहाँ कुछ एक बातें तो आप लोगों को लिखनी है कि इस सेल में एनोड जिंक की छड़ व कैथोड कॉपर की छड़ है। ये तो हमें पता है। एनोड से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की ओर जाते हैं, तथा विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका। अब हम लोग इसकी कार्य प्रणाली को अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ एनोड अभिक्रिया, यानी एनोड पर क्या कहानी घटित होती है समझो। एक्चुअली में होता क्या है, एनोड जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक एक सॉलिड पदार्थ है, ठोस है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बनेगा Zn2+। ये जलीय विलयन में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। जिंक ठोस है, Zn2+ का मतलब ये लवण बन गया और जलीय विलयन में घुलेगा। अब जो जिंक की छड़ है
इससे इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चले जाएंगे और Zn2+ बनेंगे, ये विलयन में नीचे आएंगे। कैसे आएंगे देखो आप, ये जिंक की छड़ है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए ऊपर चले गए, Zn2+ बने, वो कहाँ पर आ गए, नीचे आ गए विलयन में। भी Zn2+ जिंक से ही तो बन रहे हैं ना, तो Zn2+ जब नीचे आएंगे तो ये जो जिंक की छड़ है ये धीरे 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 पतली होती जाएगी, क्योंकि जिंक से Zn2+ जड़ता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा, विलयन में आता जाएगा। बात समझ गए आप। तो एनोड अभिक्रिया क्या हुई, इस सेल में जिंक की छड़ एनोड का कार्य करती है। एनोड का कार्य करती है। यह दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ बनाता है, जो जलीय विलयन में चला जाता है। इससे जिंक की छड़ धीरे धीरे पतली होती जाती है। तथा विलयन में Zn2+ आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है। कैसे भाई, Zn2+ विलयन में तो आए हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर गए। अब Zn2+ जब नीचे आए तो छड़ तो पतली हो गई, विलयन में Zn2+ बढ़ते जाएंगे, यानी विलयन में Zn2+ आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते जाएंगे, छड़ पतली होती जाएगी, और जो रिएक्शन होगी फाइनली वो ऐसी होगी। एनोड अभिक्रिया निम्न है। जो जिंक सॉलिड था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये जलीय विलयन में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ऐसी रिएक्शन यहाँ पर हो गई, एनोड रिएक्शन। अब हमें लिखना है कैथोड अभिक्रिया। कैथोड रिएक्शन बोल दो, अभिक्रिया बोल दो, इसको समझो क्या हुआ। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की ओर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की ओर आते हैं, लेकिन आगे कॉपर खुद एक धातु है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि धातु तो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं होता, धातु इलेक्ट्रॉन दाता होता है। तो ये जो कॉपर है ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ पर, ये आएंगे इस विलयन में। जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले रखा आपने, वास्तव में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन कुछ बात ऐसी होती है कि जब कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन आप बनाते हैं तो ये Cu2+ SO4 का निर्माण करता है, यानी ये बनता है यहाँ पर Cu2+।
अब जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं जिंक से, ये इलेक्ट्रॉन इस छड़ से होते हुए विलयन में आएंगे। विलयन में क्या कुछ कहानी घटेगी, थोड़ी सी आप देखो कहानी ऐसे होगी कि विलयन में था Cu2+, ये था जलीय विलयन में। ऊपर से आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के कॉपर का निर्माण करेंगे और कॉपर बनेगा Cu, और ये कॉपर यहाँ जमा हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ इस बात को कि क्या हुआ है। ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन था। ऐसा हुआ कि जो विलयन में कॉपर था Cu2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब 2 माइनस है और 2 प्लस है, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और पीछे बचा कॉपर। कॉपर एक ठोस पदार्थ होता है, इसको जो कॉपर की छड़ दिखाई देगी, ये कॉपर की छड़ पर डिपॉजिट होता जाएगा, जमा होता जाएगा। ऐसा होने से कॉपर की छड़ मोटी होती जाएगी, क्योंकि इस पर तो कॉपर जमा हो रहा है ना, और कॉपर आयनों की सांद्रता में कमी आती जाएगी। क्यों आएगी कमी? क्योंकि कॉपर जो आयन है, Cu2+ आयन है, ये तो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये तो धीरे धीरे कॉपर में बदलते जाएंगे, कॉपर की छड़ पर जमा होते जाएंगे। कॉपर की छड़ धीरे धीरे मोटी होती जाएगी और जिंक की छड़ धीरे धीरे पतली होती जाएगी। तो आप समझो कैथोड रिएक्शन। कैथोड में क्या हुआ, कॉपर की छड़ कैथोड का कार्य करती है। एनोड से आने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स विलयन के Cu2+, जो कि जलीय विलयन में था, से क्रिया करते हैं। वह कॉपर का निर्माण करते हैं। जो कॉपर की छड़ पर जमा होता रहता है। जिससे कॉपर की छड़ की मोटाई बढ़ती रहती है। वह विलयन में Cu2+ आयनों की सांद्रता घटती है। यानी जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसमें आयनों की सांद्रता घट गई। अब जो रिएक्शन हुई फाइनली, वो कैसे हुई? कैथोड अभिक्रिया या रिएक्शन बोल दो चाहे, कैथोड रिएक्शन निम्न है। कैथोड पर क्या हुआ? जो Cu2+ था जलीय विलयन में, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ा कॉपर का निर्माण किया और यह कॉपर बन गया सॉलिड कॉपर की छड़ पर जमा होता गया। धीरे धीरे कॉपर की छड़ की मोटाई बढ़ती गई। पूरी बात देखो आप लोग दोबारा से थोड़ी सी। जिंक की छड़ ने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर आए,
जिंक से Zn2+ बने, विलियन में आए। जिंक की छड़ की मोटाई में कमी आई और विलियन में Zn2+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि हुई। ये इलेक्ट्रॉन इधर आए कॉपर आयनों के पास Cu2+ जो विलियन में पड़े थे। इन इलेक्ट्रॉनों ने Cu2+ के साथ योग किया, कॉपर बना। कॉपर की छड़ पर डिपॉजिट होता गया, जमा होता गया, जिससे कॉपर की छड़ की मोटाई बढ़ती गई और कॉपर आयनों की सांद्रता में कमी आती गई। कैथोड अभिक्रिया लिखी आप लोगों ने, एनोड अभिक्रिया लिखी। एक होती है पूर्ण सेल अभिक्रिया। यह भी बता देता हूँ मैं आपको, डेनियल सेल की पूर्ण सेल अभिक्रिया, नाम बड़ा है ये पूर्ण सेल अभिक्रिया, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आपको एनोड अभिक्रिया और कैथोड अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ लिखना है। एनोड अभिक्रिया क्या हुई थी? एनोड पर हुआ था जिंक जो सॉलिड था, Zn2+ में बदला जो जलीय विलियन में गया था। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए थे और ऐसी थी एनोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन को याद करो। कैथोड पर Cu2+ जो जलीय विलियन में था, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ग्रहण किए थे, कॉपर बना जो सॉलिड फॉर्म में था, और ऐसी थी कैथोड रिएक्शन। कुछ भी नहीं करना, अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो जो कटने वाली राशि है उसको काट दो, 2 इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन काट दो। जो बचा है लेफ्ट हैंड साइड में बचा है जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 का जलीय विलियन। आगे बचा है Zn2+ का जलीय विलियन प्लस कॉपर जो कि सॉलिड है। और ये जो आई है आपको, ये डेनियल सेल की पूर्ण सेल अभिक्रिया है। ये थी साथियों पूरा डेनियल सेल। डेनियल सेल आपको दोबारा से समझना चाहिए। मैं चाहता हूँ पूरी चीज़ समझने के लिए आपको वीडियो 2 बार देखना चाहिए। इससे कंसेप्चुअल आपके बात समझ में आती है, ठीक है। यदि कोई चीज़ लिखने से वंचित रह गई आपकी, तो मैं आपको फटाफट से पेज दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर अगले पेज पर बढ़ें। वीडियो पॉज करते रहेंगे, नोट हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कई चीज़ आपकी छूट गई हो। वीडियो पॉज करके नोट करते जाएं। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे कल इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।